नमस्कार, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल टारगेटपुर में। आज हम लोग क्या देखेंगे, इकोनॉमिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो लगभग जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं सब में यहाँ से प्रश्न रहता है। जैसे आपका यूपीएससी हो गया, ऑल स्टेट पीसीएस हो गया, एसएससी हो गया, रेलवे हो गया, या तो फिर बैंकिंग की बात करें, बैंकिंग सेक्टर, तो बैंकिंग में इकोनॉमिक्स जो अपडेट होता है, जो करंट होती है, वहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। और इकोनॉमिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो केवल प्रैक्टिस से, अभ्यास से या फिर सेट बना के एग्ज़ाम में से सॉल्व नहीं किया जा सकता है जब तक कि इसका कॉन्सेप्ट डेवलप नहीं हो। अगर आप कॉन्सेप्ट बेस के साथ स्टडी नहीं करते हैं तो फिर ऋणी, लेनदार, देनदार, या फिर क्या कहते हैं जीडीपी, एनएनपी, मुद्रास्फीति, मुद्रा अस्फीति, मतलब इन सभी शब्दों में ही कन्फ्यूजन रह जाएगा। और जब सब इकोनॉमिक्स के शब्द समझ में नहीं आएंगे तो फिर उसका प्रश्न सॉल्व करना काफ़ी कठिन हो जाएगा। इसीलिए आज से हम लोग क्या करेंगे, इकोनॉमिक्स को बिल्कुल कॉन्सेप्ट के साथ और बेसिक्स से पढ़ेंगे, ठीक है। जिसमें से आज इकोनॉमिक्स का परिचय होगा, हमारी जो अर्थव्यवस्था है, भारत की जो अर्थव्यवस्था है उसका क्या होगा, परिचय होगा। इससे पहले अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, कोई भी सब्जेक्ट का जनक, चाहे वो इकोनॉमिक्स हो, हिस्ट्री हो, जियोग्राफी हो, केमिस्ट्री, बायोलॉजी या फिजिक्स, कोई भी हो, तो यहाँ से एक सवाल बन जाता है। और केवल पढ़ना वही है जो एग्ज़ाम में रहेगा। ये सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए है। इसको पढ़ने के बाद आप कोई भी एग्ज़ाम दीजिए जिसमें से आपका इकोनॉमिक्स का प्रश्न आसानी से सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे फादर ऑफ इकोनॉमिक। तो ये जो अर्थशास्त्र के जनक है वह कौन है, एडम स्मिथ है। जिस तरह से इतिहास के पिता के रूप में हेरोडोटस को जाना जाता है, उसी प्रकार से अर्थशास्त्र का जनक जो है वह कौन है, एडम स्मिथ है। आपको बता दें, ये अर्थशास्त्र एक और बुक था। आप हिस्ट्री का सेक्शन अगर देखेंगे तो वहाँ पे भी आपको एक अर्थशास्त्र मिलेगा जो कि मौर्य साम्राज्य के बारे में बताता है। लेकिन वह अर्थशास्त्र, मतलब यहाँ पे आगे हम लोग चर्चा करेंगे कि अर्थशास्त्र होता क्या, इकोनॉमी है क्या। तो वो जो अर्थशास्त्र है उसका संबंध जो है सो राजनीति से है, प्रशासन से है, पॉलिटिकल से। मौर्य साम्राज्य का जो प्रशासनिक व्यवस्था था उससे संबंधित है अर्थशास्त्र, ठीक है। तो और यहाँ जो अर्थशास्त्र है यह देश की जो क्रय विक्रय, उत्पादन, वितरण, मतलब कह सकते हैं इकोनॉमी, जिसमें से व्यापार सब संबंधित है। तो ये जो अर्थशास्त्र का जनक कौन है, एडम स्मिथ है। और एडम स्मिथ का बहुत ही प्रसिद्ध पुस्तक है, पुस्तक का नाम है वेल्थ ऑफ नेशन। याद रखेंगे, ये सब फिक्स क्वेश्चन है। वेल्थ ऑफ नेशन जो कि 1761 में प्रकाशित हुआ था। और इसी में अर्थव्यवस्था का डिटेल्स आप देख सकते हैं, ठीक है। बट आपको उतना डिटेल्स नहीं पढ़ना, आपको पढ़ना वही है जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो आपने देखा अर्थशास्त्र का जनक एडम स्मिथ है और उसका पुस्तक है वेल्थ ऑफ नेशन। आप डेट नहीं याद रखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये दोनों आपको याद रखना है। अब अर्थशास्त्र को, इकोनॉमी को अच्छी तरह से समझने के लिए सबसे पहले उसे क्या किया जाता है, दो भाग में डिवाइड किया जाता है, ठीक है। अर्थशास्त्र को अच्छी तरह से, जिस तरह से इतिहास में मेरा वीडियो आप देखिए, इतिहास को समझने के लिए प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक 3 भागों में बांटा गया ताकि आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं। उसी प्रकार से अर्थशास्त्र को समझने के लिए क्या किया, 2 भागों में, मतलब इसको क्या करते, बांटते हैं। एक आपका होता है मैक्रो और एक आपका होता है माइक्रो, ठीक है। हिंदी में बोलेंगे समष्टि। उससे पहले जब परिचय है तो हम बात करते हैं कि इकोनॉमिक्स है क्या, तो ज़्यादा समझ में आएगा। इकोनॉमिक्स क्या है, ध्यान दें, इकोनॉमिक्स क्या होता है कि जो आय व्यय होता है लोगों का, लोग कितना कमाते हैं, कितना खर्च करते हैं, किस क्षेत्र में काम करते हैं, उसकी दैनिक गतिविधियाँ क्या है, सरकार का जो इनकम का स्रोत क्या है और सरकार का खर्च कहाँ पे हो रही है, कुल मिला के देश की जो एक्टिविटीज़ है उसी को लोग क्या कहेंगे, अर्थशास्त्र कहेंगे, ठीक है। क्या कहेंगे, अर्थशास्त्र कहेंगे। और दैनिक, मतलब अर्थशास्त्र की शुरुआत कहाँ से होती है, अर्थशास्त्र की शुरुआत जहाँ पे लेन देन होता है वहीं से अर्थशास्त्र की शुरुआत होती है। जहाँ पे लेन देन की शुरुआत होती है वहीं से अर्थशास्त्र की शुरुआत होती है। जैसे कि एक मूवी में अमिताभ बच्चन बोलते हैं, क्या बोलते हैं कि आज मेरे पास सब कुछ है, धन दौलत और जितने भी विलासिता का साधन है सब कुछ है, लेकिन उसके पास मान लीजिए कि सब्जी नहीं है, उसके पास सब्जी नहीं है। जितने भी विलासिता का सामान है, पैसा भी है, घर बंगला सब कुछ है, गाड़ियाँ हैं, सब कुछ है, लेकिन उसके पास क्या है, सब्जी नहीं है। अब सब्जी वाले के पास वो जाएगा और वो क्या करेगा, पैसा देगा और उसके बदले में क्या होगा, सब्जी लेगा। देखिए, आपने पैसा दिया,
और उस सब्जी वाले ने आपको क्या दिया, सब्जी दिया। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, लेन देन हो रहा है। तो इसी को हम लोग क्या कहेंगे, इकोनॉमिक्स कहेंगे। जहाँ पे लेन देन होती है, जहाँ पे व्यापार होता है, ठीक है, जहाँ पे आय व्यय होती है, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, इकोनॉमी कहेंगे। तो आपने इकोनॉमी को अच्छी तरह से समझा। अब इकोनॉमी को अच्छी तरह से और अच्छी तरह से समझने के लिए इसको दो भागों में डिवाइड करते हैं, एक मैक्रो और एक आपका माइक्रो। मैक्रो का मतलब क्या होता है, समष्टि, और माइक्रो मतलब होता है व्यष्टि। तो समष्टि अगर अपने भाषा में बोलेंगे तो बृहद क्षेत्र, मैक्रो मतलब क्या होता है, बृहद, एक बड़े भाग, जैसे कहेंगे देश का इनकम, जो राष्ट्र का इनकम है हमारा, ठीक है, क्या है, इनकम है, देश की जो खर्च है, देश लेवल में जो उत्पादन होता है, ठीक है, देश लेवल में जो हमारा व्यापार होता है, वो आपका किस में आएगा, मैक्रो में आएगा, समष्टि में आएगा। और माइक्रो में क्या होगा, व्यष्टि में क्या होगा, छोटे क्षेत्र का अध्ययन किया जाता है। जैसे किसी व्यक्तिगत, कोई व्यक्ति कितना कमाता है, प्रति व्यक्ति इनकम, उसका कार्य कितना है, उसका व्यापार कितना होता है। अगर व्यक्तिगत व्यापार की बात करेंगे, व्यक्तिगत व्यापार की बात करेंगे, व्यक्तिगत कार्य की बात करेंगे, तो ऐसा छोटा छोटा कार्य जो है, जो छोटी छोटी एक्टिविटीज़ होती है, वह किस में आएगा, आपका माइक्रो में आएगा, जिसमें छोटे क्षेत्र का अध्ययन किया जाता है, व्यक्तिगत का अध्ययन किया जाता है। और मैक्रो में क्या होता है, संपूर्ण देश का जो अर्थव्यवस्था है उसका अध्ययन किया जाता है। अब माइक्रो जो छोटा है, इसके तहत इसको तीन भागों में बांटा गया। अब माइक्रो इकोनॉमिक को बढ़िया से समझने के लिए इसको भी तीन भागों में बांटते हैं। एक आपका है उपभोक्ता व्यवहार सिद्धांत, एक आपका है उत्पादक व्यवस्था, और एक आपका है कीमत सिद्धांत। देखिए इकोनॉमिक में अभी बताया कि आपके पास सब कुछ था और सब्जी नहीं था, आप सब्जी लेने गए, उसको पैसा दिए, लेन देन हुआ, वहीं से आपका इकोनॉमी शुरुआत हुई। अर्थव्यवस्था मतलब होता वही है जहाँ पे लेन देन हो, क्रय बिक्री हो, ठीक है, व्यापार हो, इसी को क्या कहते हैं, अर्थव्यवस्था कहते हैं। देखिए अब यहाँ बात करते हैं माइक्रो अर्थशास्त्र का। तो और इसको और अच्छा समझने के लिए तीन भागों में बांटते हैं, एक उपभोक्ता व्यवहार सिद्धांत, उत्पादक व्यवस्था, और एक आपका है कीमत सिद्धांत, उत्पादक व्यवस्था सिद्धांत आप कह सकते हैं। चलिए, तो उपभोक्ता का मतलब क्या, कंज्यूमर, कोई भी व्यक्ति जो सामान यूज करे। जैसे मान लीजिए कि यह मार्कर है, तो मार्कर को हमने इस मार्केट से 30 रुपये में लाए, तो हम क्या हुआ, कंज्यूमर हुए, हम इसे लिए। लेकिन जो इसे बनाया उसे क्या कहेंगे, प्रोड्यूसर कहेंगे, उसे क्या कहेंगे, प्रोड्यूसर कहेंगे, और हम क्या हुए, कंज्यूमर हुए। तो उपभोक्ता व्यवहार सिद्धांत, इसमें कोई भी वस्तु अगर बनाता है, जो बनाने वाले हैं, तो ये ध्यान रखता है कि जो लोग यूज करेंगे, जो उपभोक्ता यूज करेंगे, उसे संतुष्टि कितना मिलेगा। उपभोक्ताओं की संतुष्टि के आधार पर, अब बताएंगे संतुष्टि क्या होता है, उपभोक्ताओं की संतुष्टि के आधार पर किसी वस्तु का निर्माण किया जाता है, उसे लोग क्या कहेंगे, उपभोक्ता व्यवहार सिद्धांत कहेंगे। जैसे मान लीजिए कि आप एक चप्पल लिए, ठीक है, एक चप्पल लिए, आगे बहुत ही बेटर लगेगा, समझो जिसका पार्ट 2 आएगा तब, अभी तो आपका एक तरह से परिचय चल रहा है, जैसे ही पार्ट 2 आएगा बहुत बेहतरीन समझने में आएगा आपको। तो आप एक चप्पल लिए, 100 रुपये चप्पल लिया, घर में वैसे नॉर्मली पहनने के लिए, आप 100 रुपये का चप्पल लिए, आप करीब उसको 1 साल तक पहने, और चप्पल की मोटाई जो था, क्या कर सकते हैं, पूरी तरह से पतला हो गया, फट गया, लेकिन पूरा स्ट्रॉन्ग था। आपने 100 रुपये का चप्पल को 1 साल तक पहना, तो आपको लगेगा कि हाँ पैसा वसूल हो गया, हमने जो 100 रुपया लगाया वो पैसा क्या हो गया, वसूल हो गया। और वही अगर चप्पल आप 100 रुपया में लिए थे और 1 महीना के अंदर वो क्या हो गया, कहते फट गया तो टूट गया, ठीक है, तो आपका पैसा वसूल नहीं होता। तो संतुष्टि का मतलब क्या होता है, जो भी व्यक्ति किसी भी वस्तु को जितना कीमत में खरीदता है, उसके अनुसार से अगर वो प्रयोग उस वस्तु का कर लिया है, उसको उतना संतुष्टि मिल गया है, तो यहाँ पे क्या होता है, मतलब यहाँ पे जो भी उत्पादन किया जाता है, ये ध्यान में रखा जाता है कि जो व्यक्ति इसे यूज करेगा उसे संतुष्टि उसकी कीमत के अनुसार मिल पाएगा या नहीं, इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए मतलब यहाँ पे निर्माण किया जाता है। चलिए इसकी बात करेंगे उत्पादक व्यवस्था सिद्धांत। यहाँ पे उत्पादक जो भी वस्तु मतलब बनाते हैं, उसका ये उद्देश्य रहता है कि अधिक से अधिक लाभ कैसे हो। यहाँ पे कंज्यूमर का संतुष्टि मिले या नहीं मिले उस पर फोकस नहीं किया जाता है, फोकस ये किया जाता है कि उसे अधिक से अधिक लाभ कैसे प्राप्त हो। इसके बाद कीमत सिद्धांत। कीमत सिद्धांत में जो भी वस्तु बनता है या मार्केट में जो मतलब मार्केट का जो कीमत है उसके आधार पर बनता है कि मार्केट में किसी वस्तु का कीमत कितना चल रहा है। तो इस तरह से माइक्रो जो है, जो बृहद क्षेत्र का इकोनॉमी है, उसको 3 भागों में बांटा गया, उपभोक्ता व्यवहार सिद्धांत, उत्पादक व्यवस्था सिद्धांत और कीमत सिद्धांत। अब ये तो आपका एक संक्षिप्त परिचय था, आगे और है, लेकिन उससे पहले इकोनॉमी में पढ़ना क्या है, इकोनॉमी में पढ़ना क्या है देखिएगा।
पहला टॉपिक है आर्थिक विकास और आर्थिक समृद्धि। आर्थिक विकास और आर्थिक समृद्धि थोड़ा सा हल्का सा समझते हैं कि आर्थिक विकास और समृद्धि क्या होता है। फिर इस टॉपिक को जब पढ़ेंगे तो पूरा कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ेंगे। आर्थिक विकास और आर्थिक समृद्धि समझिएगा कि मानिए कि कोई भी स्टूडेंट है या तो कोई भी व्यक्ति है, कोई भी व्यक्ति एक बिजनेसमैन है। क्या है? बिजनेसमैन है, ठीक है। बहुत गरीब था लेकिन अब वह दुकान खोला। अब दुकान खोला तो दुकान में हमेशा बैठे रहता है, ठीक है। दुकान में हमेशा बैठे रहता है और बैठे रहता है तो वह मतलब मान लीजिए कि एक दिन में 1000 रुपया कमा रहा है। अब क्या हुआ, बैठे रहने से उसका शारीरिक स्वास्थ्य, फिटनेस या फिर उसको क्या कहते हैं पेट ज़्यादा निकल गया, बहुत प्रकार की बीमारियां उसे हो गई। पैसा बहुत कमा रहा है, ध्यान दीजिएगा, पैसा बहुत कमा रहा है लेकिन 24 घंटा बैठ के काम कर रहा है। उससे क्या जो शारीरिक स्वास्थ्य है, जैसे डायबिटीज़, आप कहने का मतलब अगर शरीर एक्टिव नहीं है, आप योगा नहीं करते हैं, फिजिकल वर्क नहीं करते हैं तो डायबिटीज़ आम बात है, डायबिटीज़ हो सकता है। तो इस तरह से आप पैसा बहुत कमा रहे हैं लेकिन क्या हो रहा है कि शारीरिक स्वस्थ नहीं है, आप स्वस्थ नहीं है, तो क्या कहेंगे? कहेंगे आर्थिक समृद्धि हो गया उसका। कोई व्यक्ति बैठे बैठे पूरा पेट निकल जाता है और काम करता, पैसा पूरा कमा रहा, पैसा पूरा है लेकिन इसे विकास नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे? समृद्धि कहेंगे। क्या कहेंगे? कि आर्थिक समृद्धि हो गया है। लेकिन आर्थिक विकास किसे कहेंगे? जो पैसा भी कमाता हो, स्वास्थ्य भी अच्छा हो, जिसे शिक्षा भी अच्छा मिलता हो, ठीक है, नींद भी अच्छी आती हो। कहने का मतलब जो पूरा पैसा कमा रहा है रात भर सो नहीं पाता है तो उसे क्या कहते हैं? आर्थिक समृद्धि, ना कि आर्थिक विकास, ठीक है। तो आर्थिक विकास में हर प्रकार से व्यक्ति परिपूर्ण होता है, स्वास्थ्य, शिक्षा, भोजन, हर प्रकार से। लेकिन आर्थिक समृद्धि में आप सिर्फ क्या कर सकते हैं? पूरी तरह से डेवलप नहीं होता है। तो आर्थिक विकास, आर्थिक समृद्धि पढ़ना है। अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक पढ़ना है, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र। जो हम एग्रीकल्चर का जो वीडियो अपलोड है आप देखेंगे वहाँ, तो एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट जो है वहाँ पे आपको ये समझ में आ जाएगा। आर्थिक नियोजन पढ़ना है, नेशनल इनकम पढ़ना है, भारत में जो टैक्स प्रणाली है जिसमें से हम लोग प्रत्यक्ष कर, अप्रत्यक्ष कर और ख़ास करके जीएसटी को पढ़ना होगा। इसके बाद बजट पढ़ना है। इकोनॉमिक सर्वे, इकोनॉमिक सर्वे से लगभग आपको प्रश्न देखने को ही मिलेगा, कोई भी एग्जाम हो इकोनॉमिक सर्वे में। लेकिन प्रश्न को सॉल्व करने के लिए उसका बैकग्राउंड जो होता है, जो कॉन्सेप्ट होता है वो जानना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद मुद्रा और मुद्रास्फीति, जहाँ से सवाल प्रत्येक एग्जाम में रहता है, मुद्रास्फीति से हो, मुद्रास्फीति से हो या फिर इससे संबंधित जो भी हो। बैंकिंग प्रणाली, बैंकिंग प्रणाली, जो बैंकिंग प्रणाली से अपडेट आता है, खास करके जैसे हम बात करेंगे सीएसओ की बात करेंगे, एनएसओ की बात करेंगे, एनएसएसओ की बात करेंगे, सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑर्गेनाइजेशन और नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। आपको बता दें कि पहले सीएसओ था और एनएसओ था। अब सीएसओ और एनएसओ दोनों को मर्ज करके, सीएसओ और एनएसएसओ दोनों को मर्ज करके बना दिया एनएसओ। अब ये सब जो बैंकिंग प्रणाली जो भी है ये तो आपका अंतर्राष्ट्रीय संगठन से भी जुड़ा है और बैंकिंग से भी जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो ये जो अपडेट होता है वो बैंकिंग क्षेत्र में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, हालांकि हर एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है इकोनॉमिक्स। तो ये सब लोग डिटेल्स पढ़ेंगे, सीएसओ क्या था, एनएसओ क्या था, ठीक है। इसके बाद ये सीजीएल में आया हुआ है, एनएसएसओ का फुल फॉर्म सीजीएल में आया हुआ है। और सीएसओ के बारे में तो जितने भी एग्जाम है, इसका स्थापना, इसका मुख्यालय काफ़ी बार पूछा जा चुका। अब जो आपका एग्जाम में आएगा वो क्या आएगा? एनएसओ आएगा, क्योंकि दोनों को मर्ज करके ये बनाया गया है। तो हम लोग टॉपिक जब पढ़ेंगे तो उसमें जो भी आपका एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट होगा उसे लोग सब कुछ देखेंगे। राष्ट्रीय संगठन देखेंगे जैसे कि नाबार्ड है या फिर अन्य संस्थान है। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय संगठन भी देखेंगे, फेमा देखेंगे। फेमा क्या होता है? जो इकोनॉमिक्स से जुड़ा हुआ है, फेमा है, फेरा है, गेट है। और करेंट, इकोनॉमिक्स से जुड़ा हुआ करंट, जैसे कि कोई मिनी बैंक आदमी बनाएगा तो मिनी बैंक बनाने के लिए क्या आप ही बैंक खोलना चाहते हैं तो मिनी बैंक कैसे खोला जाता है, कोऑपरेटिव बैंक क्या होता है, कोऑपरेटिव बैंक में सरकार की हिस्सेदारी क्या होती है, कैसे बैंक कोऑपरेटिव बैंक चलता है। अभी अब कोऑपरेटिव बैंक का सिस्टम पूरी तरह से ख़त्म कर दिया गया। तो इस तरह से जो इकोनॉमिक्स का करंट होगा उसे भी देखेंगे। इसके अलावा क्या देखेंगे? प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन, क्योंकि आप मेरे साथ क्या करेंगे, बिल्कुल कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ेंगे। और जब तक आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन सॉल्व नहीं करेंगे तो हमें कैसे पता चलेगा कि मेरा मेहनत जो है सो काम आया कि नहीं आया, ठीक है। तो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे और उसमें से जो बचेगा विविध में हम लोग सब कुछ देख लेंगे। तो ये टॉपिक है जिसको क्या करना है, पढ़ना है। आज जो है यह एक पार्ट 1 है, इकोनॉमिक्स का पार्ट 1 है जिसमें लोग परिचय देख रहे हैं। तो आगे देखते हैं, आगे क्या है? व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र। व्यष्टि को क्या कहते हैं, ध्यान दीजिए, व्यष्टि को कहते हैं, व्यष्टि नहीं लिखे ना, व्यष्टि को क्या कहते हैं? माइक्रो, बृहद। और समष्टि को क्या कहते हैं? मैक्रो, यानी छोटा क्षेत्र।
तो व्यष्टि में क्या होता है, व्यक्तिगत इकाई का अधीन कहता है। हम बताएं कि हम कितना कमाते हैं, हम कितना खर्च करते हैं, ठीक है, कितना बचाते हैं, किसी व्यक्तिगत का जो डाटा है, आंकड़ा, अगर उसका अध्ययन किया जाए तो वह क्या हो जाएगा, व्यष्टि अर्थशास्त्र में आएगा। लेकिन पूरा देश की बात करेंगे, हमारे देश का इनकम कितना है, हमारे देश में खर्च कितना होती है, देश का व्यापार कितना है, देश का जीडीपी कितना है, तो पूरा देश एक संपूर्ण अर्थव्यवस्था में पढ़ेंगे तो वह आपका किस में आएगा, समष्टि में आएगा। और किसी भी व्यक्तिगत जो होता है, किसी व्यक्ति का जो गतिविधियाँ होती है, एक्टिविटीज होता है, इसमें सरकार का हस्तक्षेप नहीं होता है। और जो संपूर्ण देश की अर्थव्यवस्था है, नेशनल इनकम है या फिर नेशनल जो राष्ट्रीय जो खर्च है, उसमें सरकार का हस्तक्षेप होता है। हर क्षेत्र में सरकार का हस्तक्षेप होता है, तो उसमें हो जाएगा आपका समष्टि में। अब अर्थ जो शास्त्र है, जो इकोनॉमिक है, ध्यान देंगे, जो इकोनॉमी है उसको राज्य या सरकार के हस्तक्षेप के आधार पर बांटा गया है। यहाँ पे आप जो राज्य देख रहे हैं, राज्य का मतलब देश होता है, ध्यान दीजिएगा, राज्य का मतलब क्या होता है, देश होता है। या तो सरकार ले लीजिए डायरेक्ट, तो अगर राज्य आपको नहीं समझ तो सरकार के हस्तक्षेप के आधार पर इकोनॉमी को 3 भागों में बांटा गया है। एक आपका पूंजीवादी है, एक आपका समाजवादी है और एक आपका क्या है, मिश्रित है, ठीक है। और ये आपको जानना है कि हमारा अर्थव्यवस्था जो है पूंजीवादी, सबसे पहले पूंजीवादी पढ़ेंगे, फिर समाजवादी पढ़ेंगे और फिर मिश्रित पढ़ेंगे। तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं, तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था वैसी अर्थव्यवस्था है जिस अर्थव्यवस्था पर नियंत्रण जो होता है पूंजीपति लोगों के हाथों में होता है। सरकार का हस्तक्षेप नगण्य होता है, सरकार इसमें कुछ नहीं करती। अर्थव्यवस्था जो चलती है वह पूंजीपति लोगों से चलती है। सरकार सिर्फ ये देखती है कि शासन के मतलब अर्थव्यवस्था कैसे चल रही है। तो पूंजीपति, जैसे कि अगर भारत की हम बात करते हैं तो हमारे भारत में टाटा है, अंबानी है, ये सब कौन है, पूंजीपति लोग हैं। तो भारत में पूंजीवादी अर्थव्यवस्था नहीं है, हम आपको समझा रहे हैं। इसमें क्या होता है, मुख्य उद्देश्य क्या होता है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का मुख्य उद्देश्य होता है अधिक से अधिक लाभ कमाना, अधिक से अधिक। अब पूंजीपति लोगों की अर्थव्यवस्था होगा तो सिंपल सी बात है कि उसका उद्देश्य जो होगा अधिक से अधिक लाभ कमाना होगा, ठीक है। और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था जो होता है अधिकतम, याद रखेंगे, विकसित देशों में होता है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था जो होता है अधिकतम कहाँ होता है, विकसित देशों में होता है। क्यों होता है विकसित देशों में, जब हम लोग विकास के आधार पर पढ़ेंगे अर्थव्यवस्था, वहाँ पे चर्चा करेंगे, ठीक है। तो यह था आपका पूंजीवादी। समाजवादी अर्थव्यवस्था क्या होता है, समाजवादी अर्थव्यवस्था में जो अर्थव्यवस्था पर नियंत्रण जो होता है वह सरकार का होता है। इस अर्थव्यवस्था का जो उत्पादन जो होता है, जो वितरण होता है, वह राज्य का नियंत्रण होता है। हम राज्य की बात करेंगे तो राज्य का मतलब सरकार होता है, यानी जो उत्पादन भी होगा वह सरकार के अनुसार होगा, जो उसका वितरण भी होगा वह सरकार के अनुसार होगा। और समाजवादी अर्थव्यवस्था का मुख्य उद्देश्य होता है लोक कल्याण। लोक कल्याण कहने का मतलब है देश में जितने भी लोग हैं उसका कल्याण हो रहा है या नहीं हो रहा है, वो अच्छी तरह से रह रहे हैं या नहीं रहे, उसका सभी प्रकार के जो जीने का जो साधन है, जल है, बिजली है या फिर भोजन है, वह मिल पा रहा है या नहीं मिल पा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे समाजवादी अर्थव्यवस्था में क्या होता है, पूरी तरह से सरकार का नियंत्रण होती है अर्थव्यवस्था में, याद रखिएगा। और किसी भी सरकार का क्या उद्देश्य है, सरकार का उद्देश्य है उसकी जनता का कल्याण हो। आप हमारा पॉलिटिकल का सेक्शन देखेंगे तो वहाँ पे हम लोग नीति निर्देशक तत्व पढ़े हैं। नीति निर्देशक तत्व में आपका अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक, जिससे 38 में आर्थिक राजनीतिक न्याय के बारे में है, फिर समान काम के लिए समान वेतन है, फिर आपका ग्राम पंचायत है, फिर प्रसूति है, फिर जिस विभिन्न प्रकार का जो पेंशन है, पशुपालन है, कृषि है। तो कहने का मतलब है नीति निर्देशक तत्व का मतलब क्या होता है, नीति निर्देशक तत्व मतलब सरकार जनता के कल्याण के लिए जो काम करती है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, नीति निर्देशक तत्व कहते हैं, ठीक है। तो उसी प्रकार से समाजवादी जो अर्थव्यवस्था है, समाजवादी अर्थव्यवस्था में सरकार का एक ही उद्देश्य है कि उसके जनता का कल्याण हो। यहाँ उद्देश्य अधिक से अधिक लाभ कमाना नहीं होता है या पूंजीवादी का नियंत्रण में नहीं होती है। इसके बाद हम बात करते हैं, जैसे एग्जाम्पल अगर आप लेंगे पूंजीवादी में तो आप अमेरिका का ले सकते हैं, इंग्लैंड का ले सकते हैं, बिल्कुल पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है। समाजवादी अर्थव्यवस्था की बात करें तो समाजवादी जो रूस सोवियत संघ था जो बहुत ही प्रसिद्ध थी। हालांकि जो प्रेजेंट टाइम में ना अभी पूरी तरह से पूंजीवादी, पूरी तरह से समाजवादी कोई भी देश नहीं है, उसमें भी कहीं ना कहीं अब मिश्रित अर्थव्यवस्था का गुण दिख रहा है। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था किसे कहेंगे,
जिसका अर्थव्यवस्था में नियंत्रण जो होता है पूंजीपति लोगों के हाथ में भी होता है और सरकार के भी हाथ में होता है। जैसे कि आप देखे होंगे रेलवे का कुछ सामान क्या होता है सरकार बनाती है, कुछ पूंजीपति लोग बनाता है, ठीक है। तो जहाँ पे दोनों का कंबाइंड, दोनों का नियंत्रण हो, सरकार का भी हो और पूंजीपति लोगों का भी हो, तो वैसी अर्थव्यवस्था को हम लोग क्या कहेंगे, मिश्रित अर्थव्यवस्था कहेंगे, ठीक है। वैसी अर्थव्यवस्था को क्या कहेंगे, मिश्रित अर्थव्यवस्था कहेंगे। जैसे कि पूंजीपति लोग हैं, कोई भी पूंजीपति लोग है, यहाँ पे उसके लिए रूल्स होता है। कैसे रूल्स होता है, कोई भी पूंजीपति लोग है बहुत बड़े पूंजी, तो उसको क्या होता है कल्याण के लिए कुछ काम करना पड़ता है। जैसे कि मान लीजिए हमारे देश में अंबानी है या फिर टाटा है, तो ये सब को क्या होगा, देश के कल्याण के लिए भी काम करना पड़ेगा और सरकार भी कल्याण का काम करती है। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था में पूंजीवादी और समाजवादी दोनों का सह अस्तित्व है। यह एग्जाम में आ चुका है, दोनों का सह अस्तित्व मतलब दोनों का गुण देखने को मिलता है मिश्रित अर्थव्यवस्था। और हमारा इंडिया जो है वह क्या है, पूरी तरह से मिश्रित अर्थव्यवस्था है। चलिए, तो ये था सरकार के जो हस्तक्षेप होता है उसके आधार पर, क्योंकि पूंजीपति में सरकार, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में सरकार का हस्तक्षेप नहीं होता है और समाजवादी में पूरी तरह से सरकार का हस्तक्षेप होता है, नियंत्रण होता है, और मिश्रित में दोनों का गुण दिखता है। तो ये था सरकार के हस्तक्षेप के आधार पर। और अब हम लोग देखेंगे विकास के आधार पर। विकास के आधार पर नहीं कहते कि मतलब अमेरिका का जो अर्थव्यवस्था है वह पूरी तरह से डेवलप है। जितने भी देश हैं उसमें से सबसे ज़्यादा डेवलप अर्थव्यवस्था कहा जाए तो वह कौन है, सबसे विकसित अर्थव्यवस्था कहा जाए तो वह कौन है, अमेरिका है। चाइना अभी भी विकासशील में काउंटिंग होता है, फ्रांस या इंग्लैंड विकसित है। तो विकास के आधार पर जो है अर्थव्यवस्था को 3 भागों में बांटा गया है, ठीक है। एक आपका विकसित अर्थव्यवस्था है, एक आपका विकासशील अर्थव्यवस्था है और एक आपका अल्प विकसित अर्थव्यवस्था है। तो तीनों को समझेंगे। सबसे पहले पढ़ेंगे विकसित अर्थव्यवस्था, विकसित इकोनॉमिक्स, विकसित अर्थव्यवस्था। ये क्या होता है देखिएगा, हमारा एग्रीकल्चर का वीडियो जरूर देखिएगा, ठीक है। वहाँ पे हम प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र को बहुत बारीकी से बताएं। अर्थव्यवस्था के 3 क्षेत्र होते हैं, ठीक है। प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक, ठीक है। तो तृतीयक, प्राथमिक किसे कहते हैं, प्राथमिक क्षेत्र में वो सभी गतिविधियाँ, वो सभी कार्य, वो सभी एक्टिविटीज़ जो कहीं ना कहीं पर्यावरण से जुड़ा हो, जैसे एग्रीकल्चर, कृषि जो है, आप कोई भी चीज़ खनन, अगर कोयला निकालते हैं, खनिज निकालते हैं तो पर्यावरण से जुड़ा। आप मछली का पालन करते हैं, पशुपालन करते हैं, वानिकी करते हैं, तो जो भी कृषि से जुड़ा हो या पर्यावरण से जो जुड़ा हो वह कार्य क्या होता है, प्राथमिक क्षेत्र में आता है। द्वितीयक की हम बात करेंगे तो द्वितीयक में आपका आता है उद्योग जो डिपेंड करता है प्राथमिक क्षेत्र में। आप मान लीजिए कि कोई मतलब मैग्नेटाइट है, हेमेटाइट है, सीडेराइट है, बॉक्साइट है, कोई भी खनिज अयस्क है। अब उसे जब फैक्ट्री में ले जाया जाएगा फिर वहाँ से अलग अलग प्रकार की क्या होगा, वस्तु का निर्माण होगा। तो उद्योग जो होता है वह आपका द्वितीय क्षेत्र में आता है। और तृतीय क्षेत्र में जो आता है वह आता है सेवा, जहाँ पे प्रोडक्शन नहीं होती, जो सेवा देते हैं। जैसे कि हम आपको पढ़ा रहे और आप सीख रहे हैं तो हम आपको क्या दे रहे हैं, सेवा दे रहे हैं। तो ये आप तृतीय क्षेत्र में क्या है, बैंकिंग आपका आता है, या कोई बस है, रेलवे है, आपको एक जगह से दूसरी जगह पहुँचाता है, बदले में आप पैसा देते हैं, तो वो आपको क्या कर रही है, सेवा दे रही है। तो प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र, तो इस तीनों क्षेत्र से सरकार का इनकम होता है। GDP में सर्वाधिक जो आय होता है GDP में। तो जिस देश की अर्थव्यवस्था में GDP का हिस्सेदारी, इनकम की बात करें, GDP का हिस्सेदारी द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र ज़्यादा हो, याद रखेंगे, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र ज़्यादा हो और प्राथमिक क्षेत्र का हिस्सेदारी कम हो, न्यूनतम हो, वैसी अर्थव्यवस्था को विकसित अर्थव्यवस्था कहते हैं। और जैसे कि अमेरिका आपका है, कनाडा है, यूरोप है, ऑस्ट्रेलिया है, यह पूरी तरह से विकसित अर्थव्यवस्था है। वहाँ जो प्राथमिक क्षेत्र है, जो कृषि का योगदान जो GDP में है बहुत कम है, प्रतिशत योगदान बहुत कम है, लेकिन उत्पादन बहुत ज़्यादा होता है। इसको भी हम लोग आगे समझेंगे। तो द्वितीय क्षेत्र उद्योग और तृतीय क्षेत्र सेवा। तो GDP में अगर तृतीय क्षेत्र, अब इन दोनों में अगर हम बात करेंगे द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र, तो GDP में सर्वाधिक योगदान किसका होता है, तृतीय क्षेत्र का होता है। उसके बाद अगर हम लेंगे तो द्वितीय क्षेत्र का लेंगे। तो जिस देश की अर्थव्यवस्था में द्वितीय और तृतीय क्षेत्र का योगदान ज़्यादा होगा उसे हम लोग क्या कहेंगे, विकसित अर्थव्यवस्था कहेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। इसके बाद हम लोग क्या देखेंगे, इसका जो पार्ट 2 आएगा उसमें परसेंटेज के आधार पर देखेंगे, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और डिटेल से देखेंगे।
ठीक है। इसमें जो जीडीपी होता है उसको भी देखेंगे, और जो आपका बच गया विकासशील, अल्पविकसित, इसके अलावा जो भी टॉपिक आपका इधर है भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्र तक तो हो जाएगा, नियोजन राष्ट्रीय है। इस तरह से पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 करके लगातार आपका 10 से 15 पार्ट में इकोनॉमिक्स कॉन्सेप्ट बेस के साथ क्या हो जाएगा, खत्म होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।